अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन के दिमाग को उनके फौत होने के 8 घंटे के बाद चुरा लिया गया था। आइंस्टाइन ने 76 साल की उम्र में 1955 में प्रिंसटन हॉस्पिटल में वफात पाई, दिल के दौरे की वजह से। उनकी बॉडी को इंस्पेक्ट करने के लिए एक डॉक्टर है, उनका नाम था डॉक्टर हार्वी, और उन्होंने बॉडी को इंस्पेक्ट करते हुए उसका दिमाग निकाल लिया, छोटे छोटे पीसेस में कर दिया। कुछ लोगों का ख्याल है 42 पीसेस थे, कुछ लोगों का ख्याल है 46 पीसेस थे, और उन पीसेस को लेके वो रोपोश हो गए। बाद में उन्होंने बताया कि वो अपने तय खाने में उन्होंने ये पीसेस छपाए थे दिमाग के, और 40 साल तक वो उस दिमाग को छुपा कर बैठे रहे, उस पर रिसर्च करते रहे, क्योंकि आइंस्टाइन एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत ज़हीन शख्सियत थे, इसलिए वो उनके दिमाग के बारे में ज्यादा जानना चाहते थे। 40 साल के बाद वो मंजर आम पर आए और उन्होंने वो दिमाग सब साइंटिस्ट को दे दिया, शेयर किया, और उस पर नई रिसर्च का आगाज हुआ। बहुत सी रिसर्च की गई, जर्नल्स में, नेचर जैसे जर्नल्स में, रिप्यूटेड जर्नल्स में स्टडीज दी गई, रिसर्च की गई कि आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसी क्या चीज थी, ऐसा क्या फर्क था कि वो इतने ज़हीन साइंसदान थे। और फिर कुछ चीजें हमें नजर आना शुरू हो गई। आज मैं आपको उन चीजों के बारे में भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि वो चीजें आइंस्टाइन के दिमाग में आई कैसे, वो क्या ऐसी उनकी आदत थी जिनकी वजह से उनका दिमाग इतना मुनफरिद था। तो पहली चीज जो आइंस्टाइन के दिमाग में पाई गई वो ये कि उनके दिमाग के जो सेल्स थे, जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, वो आम इंसान से 20% ज्यादा थे। मेरे और आपके दिमाग के सेल तकरीबन 1 बिलियन हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं, लेकिन आइंस्टाइन के पास 17% ज्यादा न्यूरॉन्स थे। इसकी वजह से उनके दिमाग की कम्युनिकेशन भी तेज थी, उनके कनेक्शंस भी ज्यादा थे, और वो चीजों को ज्यादा अरसे तक रिटेन भी रख सकते थे और विजुलाइज भी कर सकते थे। लेकिन विजुलाइजेशन के लिए आइंस्टाइन के दिमाग में एक और खास चीज भी थी, एक ऐसा रिंकल जिसे हम पेराइटल ओपरकोलम कहते हैं। नाम बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से मैंने याद किया है। वो आइंस्टाइन के दिमाग में नहीं था, और उसकी वजह से पैराइटल लोब काफी बड़ी हो गई थी। 20% आइंस्टाइन की पैराइटल लोब आम इंसान से बड़ी थी, और उसकी वजह से वो एनालिटिकल चीजों को, मैथमेटिक्स को विजुलाइज करने में उन्हें बहुत आसानी होती थी, समझने में बहुत आसानी होती थी। साइंसदानों का ख्याल है कि आइंस्टाइन के लिए बहुत आसान था कि वो एक कमरे में बैठ के अपने इक्वेशंस को ड्रीम कर सकते थे, विजुलाइज कर सकते थे, देख सकते थे कहानी की तरह। आज हम मैथमेटिक्स जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बिल्कुल भी उनको विजुलाइज नहीं करवाते कि हम मैथमेटिक्स की जुबान में उनसे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आइंस्टाइन अपने मैथमेटिक्स को स्क्रीन पर देख सकते थे, एक मूवी की तरह। इसके साथ साथ आइंस्टाइन के दिमाग में एक और खास बात थी, और वो एक ऐसी ब्रिज थी जो कि दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ती है, जिसमें कम्युनिकेशन होती है, वो बहुत बड़ी थी। उस ब्रिज को हम कॉर्पस क्लोजम कहते हैं। ये एक सड़क है जो कि हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, हमारे विजुअल कॉर्टेक्स को, और उसके साथ पेराइटल लोब को, इन सबको आपस में जोड़ती है, हमारे लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ती है। ये बहुत मोटी थी, इसका मतलब कम्युनिकेशन बहुत तेज हो रही थी। तो मेमोरी भी अच्छी थी, लेकिन उसके साथ साथ प्रोसेसिंग भी बहुत अच्छी थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ये दोनों चीजें आई कैसे, आइंस्टाइन के दिमाग ने कैसे इवॉल्व किया। कुछ लोगों का ख्याल है कि, कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि आइंस्टाइन के दिमाग की जो मुनफरिद चीजें हैं वो उनकी पैदाइश से, वो पैदा ही ऐसे हुए थे, उनका दिमाग एबनॉर्मल था पर यूनिक था, और उसने उन्हें बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया, बहुत ज्यादा ज़हीन बनाया। लेकिन उसके साथ साथ ऐसी रिसर्च भी की जा रही है जिससे बताया जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी आदत हैं जिनको हम अपने अंदर ढालकर हमारे दिमाग को इस किस्म का कर सकते हैं। तो 3 आदत के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि स्टडीज बताती हैं, जो कि न्यूरो साइंटिस्ट बताते हैं, जो कि MRI स्कैन से देखकर बताई जाती हैं, जो कि नेचर जैसे जर्नल में पब्लिश की गई हैं। उनसे हमारा दिमाग और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड और उसके न्यूरॉन्स काफी बेहतर होते हैं। पहली चीज, जगलिंग। जगलिंग एक खेल है जिस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं, और इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी। साइंसदानों का ख्याल है कि आइंस्टाइन के दिमाग में जो चेंजेस आई हैं वो जगलिंग की वजह से हो सकती हैं। जगलिंग आपके दिमाग को काफी ज्यादा इंप्रूव करती है, उस पर आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। दूसरी चीज, म्यूजिक। म्यूजिशियन के दिमाग और आइंस्टाइन के दिमाग का जब मुआवजा किया जाता है तो कई जगह पर बहुत उनको मुमासलत मिली। तो फिर उन्होंने देखा कि आइंस्टाइन ने हिस्ट्री में जाके जब उन्होंने डिटेल में देखा तो उन्हें पता चला कि आइंस्टाइन वायलिन बजाया करते थे। तो वहां से हमें यह लिंक मिला कि शायद म्यूजिक की वजह से भी हमारा दिमाग चेंज होता है, क्योंकि ये तो
एक नॉन स्टडी है कि म्यूजिशियंस अपने दिमाग को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर एक म्यूजिशियन साइंटिस्ट हो तो शायद उस वजह से ये चीज आई हो, ये उस स्टडी में कहा गया। और तीसरी चीज एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी दोनों हाथों से लिखना। अपने राइट हैंड से तो मैं हर वक्त लिखता हूं, लेकिन लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दूं, काम करना शुरू कर दूं, एक्सरसाइज करना शुरू कर दूं, तो उससे मेरे दिमाग के दूसरे हिस्से पावरफुल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये 3 चीजें थी जो कि इस रिसर्च में बताई गई कि हमें करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को जंगलिंग करवानी चाहिए, हमें अपने बच्चों को म्यूजिक का मतलब अगर आप इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक से कह रहे हैं तो उसमें और चीजें भी आ सकती हैं, उसमें नशीद भी आ सकती है, उसमें नाते भी आ सकती हैं, आप उस तरफ भी अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ तीसरी चीज, हम उनको अपने दोनों हाथों से काम करवा सकते हैं और उससे उनका दिमाग बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। ये गारंटी तो नहीं है कि वो आइंस्टाइन जैसा होगा, लेकिन वो आम बंदों से ज्यादा बेहतर कर सकेंगे अपने आने वाले दिनों में। तो एक छोटी सी वीडियो है जिसमें आइंस्टाइन पर जो रिसर्च की गई उनके दिमाग पर, वो आपको बताई गई है। और मुझे उम्मीद है कि इन तीनों चीजों पर आप आगे रिसर्च करेंगे, देखेंगे और अपने बच्चों में मुख्तलिफ हालात में अपने सर्कमस्टांसेस के साथ इन चीजों में उनको आगे लेकर चलेंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे उनको आगे तक पहुंचा दीजिए।